गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हमारा टूअर दी फोर्थ सीरीज़ का एमसीक्यूज लिटरेरी टर्म्स है और गोल्सवर्दी के क्वेश्चंस जो हैं वो हमने लिए हैं। और इसके साथ ही आज मतलब यही एक पार्ट जो है वो मैं करवा रही हूँ। और आप लोगों का कैसा इसको बहुत दिन से लोग जो है टूअर दी फोर्थ सीरीज़ वो कह रहे थे, तो मैंने अभी से स्टार्ट करी है। तो कम से कम देख तो लो भैया, तुम्हारी उसके लिए है, क्योंकि मैं अपने लिए थोड़ी चला रही हूँ। देख तो लो कम से कम। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। काफ़ी पुरानी कोटेशन है मगर हमेशा सच है, हर परिस्थिति में सच है कि सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता है। प्रिपरेशन है, हार्डवर्क है और अपने फेलियर से सीखना। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, हर किसी का सक्सेस सूत्र अलग अलग होता है। एक का सक्सेस सूत्र दूसरे को भी लग जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए खुद जो है अपने सक्सेस को, इफ़ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, एंड इफ़ यू डोंट, यू पुट ब्लेम ऑन अदर्स, तो बाकी तो भगवान मालिक है। फिर चलिए अब इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं। ये यूपीटीजीटी इंग्लिश का पेड बैच है, 14 मार्च से स्टार्ट हुआ है। ये पेड बैच है जो ऐप पर चलता है। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट दिस बैच तो ऐप डाउनलोड करिए इंग्लिश सूत्रा से और इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा अब हम लोग एक नई चीज़ और भी लेकर आ रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग जो है भाई इतना पढ़ाने मतलब यूट्यूब पर देखने के बावजूद भी अगर किसी को ये लगता है पता नहीं जो है ऐप पर कैसे पढ़ाते होंगे, क्या होगा, तो एक चीज़ हम लोगों ने ये स्टार्ट करी है कि हम छोटे छोटे ट्रायल पैक्स हैं इनके, कि इस तरीके से है कि जैसे कुछ टॉपिक्स पूरे कंप्लीट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को जो है हमने एक पूरा उनकी लेक्चर सीरीज़ जो है वो डाली है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ग्रामर का एक सेक्शन लेते हैं, ग्रामर में मैंने एक प्रेपोजिशन की पूरी जो मैंने पढ़ाया है पूरी सीरीज़ 15 लेक्चर्स की पूरी मैंने वो डाल दी। और अगर आपको ये है कि भी हमें देखना है कि ऐप पे कैसे पढ़ाया जाता है, कि क्वेरीज कैसे ली जाती हैं, तो आप पूरा बैच नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो आप सिर्फ उतना पोर्शन भी खरीद सकते हैं। उतना उससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या है, कैसा है, क्या चीज़ रहती है। उसके बाद आप चाहें तो पूरा जो है वो खरीद लें और चाहे तो जो है वो ना खरीदें। इस तरीके से हम ट्रायल पैक्स जो हैं कुछ ही दिन में जो है वो लॉन्च इसके करेंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारा ये वीडियो बैच है और इसके बारे में भी आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है लिटरेरी टर्म्स का है, ABBA CDE एंड या CDC आर द राइमिंग स्कीम्स ऑफ। ये राइमिंग स्कीम्स किसकी हैं? ये राइमिंग स्कीम है सोनेट की। और सोनेट जो है, सोनेट के बारे में अगर हम बात करें तो सोनेट जो है वो इसका ओरिजिन है, इटालियन ओरिजिन है। गियाकोमो लेंटिनी ने इसको लिखा था सबसे पहले, मगर इसको फेमस करा पेट्रियार्क ने, इसीलिए पेट्रियार्कन सोनेट्स कहा जाता है। ये जो राइम स्कीम है ये भी पेट्रियार्कन सोनेट की है। सोनेट 14 लाइन की पोएम होती है। 8 लाइन पहली ऑक्टेव, नीचे की 6 लाइन सेस्टेट। ऑक्टेव के बाद एक पॉज आता है जिसे सिज्यूरा कहते हैं। उसके बाद जो पोएट का थॉट प्रोसेस चेंज होता है, दैट इज नोन एज वोल्टा। तो दैट इज पेट्रियार्कन सोनेट, जो मैंने अभी आपको इसके बारे में इसकी थोड़ा सा डिटेल्स भी दी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्ग आयनी और सरकाज्म इज। स्ट्रॉन्ग आयनी और सरकाज्म, बहुत ज़्यादा जो आयनी होती है, आयनी का मतलब होता है कि आप कह रहे हैं कुछ, उसका मतलब है कुछ और, रियलिटी और उसमें अंतर होता है। सरकाज्म जो होता है ना, उसका मतलब भी होता है कि टियरिंग द फ्लैश, कि डेलिबरेटली जो कहना है सीधा मुंह पे कहना है। अब सेटायर, सेटायर जो होता है इसका आंसर है सेटायर। एक्चुअली सेटायर है क्या? सेटायर का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति पर, किसी नेशन पर, किसी चीज़ पर, किसी लिटरेरी वर्क पर कोई जो है एक रिडिक्यूल किया जाता है उनको उनकी कमियां बताने के लिए। इसमें ये कॉमेडी की तरह नहीं है। कॉमेडी में जब लाफ्टर आता है तो वो एंड लिमिट होती है, मगर सेटायर में लाफ्टर इज द वेपन टू मेंड द वेज ऑफ अदर्स। तो ये है दैट्स सेटायर।
सटायर के कई सारे प्रकार, मैनिपियन सटायर, बहुत सारे सटायर्स जो है वो होते हैं। तो सटायर का मतलब होता है इट इज एक्चुअली अ वेपन टू mend the ways of others, to let others know that here you are wrong and here you need to rectify yourself. तो ये है satire. Now the next question is, a word or phrase made by transposing the letters or words is known as. जब हम एक वर्ड है जिसके लेटर्स को थोड़ा सा आगे पीछे करके वर्ड्स जो है वो नए वर्ड्स बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? एनाग्राम. जैसे आप इसको देखिए, हमने यहाँ पर और सारे लेटर्स यूज होते हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक ये वर्ड लिखा फ्राइड. अब ये फ्राइड वर्ड है, अब मुझे इसके लेटर्स को यूज करके एक नया वर्ड बनाना है, तो ये हो जाएगा, देखिए सारे यूज करूंगी मैं, और ये हो गया फायर्ड. तो इसे ये होता है, इसका मतलब कि आप जो किसी वर्ड्स के सारे लेटर्स को यूज करके ट्रांसपोज करके, यानी कि आगे पीछे करके उनसे एक नया वर्ड बनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज एनाग्राम. A prose fiction shorter than a novel but larger than a short story, it is called. पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, जो मैं अपनी, आपको पता ही है कि एम एच अब्राहम्स की बुक में अपने साथ रखती हूँ, तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बता के फिर जो है मैं अपना सारा तैयार करके रखती हूँ मटेरियल, कौन से पेज पे क्या है, ये सारी चीज़. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँगी कि बेसिकली जो नॉवल जो वर्ड है, मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेजेस में उसे रोमन कहा जाता है, जो कि मिडिवल टर्म रोमांस से लिया गया है. इंग्लिश नेम जो है वो नॉवल का लिया गया है इटालियन टर्म नोवेला से. नोवेला का मतलब होता है अ लिटिल न्यू थिंग, और जिसका मतलब है शॉर्ट टेल इन प्रोज. और इसके बाद 14th century Italy, there was a vogue for collection of such tales, some serious and some scandalous. The best known of these collections is Boccaccio's Decameron, which is still available in English. इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो यूरोपियन लैंग्वेजेस में नॉवल को रोमन कहा जाता है, जो कि रोमांस से लिया गया है, मेडिवल टर्म से. इंग्लिश में जो नॉवल वर्ड लिया गया है वो इटालियन नोवेला से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अ लिटिल न्यू थिंग. और 14th सेंचुरी में प्रोज टेल हुआ करती थी, जिसे बोकैचियो के डेकामेरॉन जो उनमें से एक उसका एग्जाम्पल है. और आज जो है करंटली जो नोवेला जो टर्म है, ये भी इसमें लिखा हुआ है, करंटली जो टर्म है नॉवल और इन जर्मन फॉर्म नोवेल इज ऑफन यूज्ड एज एन इक्विवेलेंट फॉर नॉवलेट. आज जो नोवेला है वो नॉवलेट के लिए यूज किया जाता है. अ प्रोज फिक्शन ऑफ मिडल लेंथ सच एज जोसेफ कॉनरेड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस और टॉमस मान, जो कि जर्मन राइटर है, डेथ इन वेनिस. तो ये अब जो नोवेला जो लिया जाता है उसका मतलब है नॉवलेट से उसको जो है नॉवलेट से उसको माना जाता है. और टर्म नोवेला इज ऑफन यूज्ड एज एन इक्विवेलेंट फॉर नॉवलेट. नोवेला एंड नॉवलेट आज इक्विवेलेंट है. और प्रोज फिक्शन ऑफ मिडिल लेंथ, नॉवल से छोटा, शॉर्ट स्टोरी से बड़ा. और इसको जो है ये इसका मैंने भी जोसेफ कॉनरेड का हार्ट एंड डार्कनेस जो है इसका एग्जांपल दिया. तो इसका आंसर है दैट्स नोवेला. A group of poets of 17th century who supported King Charles I in civil war. चार्ल्स फर्स्ट को सिविल वॉर में जो सपोर्ट करता, चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर्स थे उन्हें केवेलियर्स कहा जाता था. जो पार्लियामेंट के सपोर्टर्स थे उन्हें राउंड हेड्स कहा जाता था. बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस दे वर नोन एज राउंड हेड्स. बाद में ये पार्टीज जो है विक्स एंड टोरीज में परिवर्तित हो गई. चार्ल्स फर्स्ट के जो सपोर्टर्स थे उन्हें कहा जाता था केवेलियर्स. A novel having the same characters and almost the same setting as a previous novel is known as. एक नॉवल जिसमें सेम कहानी जहां से छोड़ी है उससे आगे बढ़ाते हैं, सेम कैरेक्टर्स है, सेम जो है वो जगह भी सेम है, कहानी मतलब कैरेक्टर्स भी सेम है, कहानी अलग हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सीक्वल. किसी चीज का सीक्वल जो है वो कहा जाता है. ठीक है. हालांकि नॉवल का नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि पैराडाइज लॉस्ट जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, दैट्स एन एपिक, उसका सीक्वल कौन सा है? पैराडाइज रीगेन्ड. क्योंकि कैरेक्टर्स जो है वो एडम एंड ईव को छोड़ दीजिए तो बाकी जो है वो कैरेक्टर्स उसमें कुछ कैरेक्टर्स सेम है, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं. तो सीक्वल का मतलब होता है कैरेक्टर्स सेम होते हैं
और एंड वाज द सेम सेटिंग, और सेटिंग भी लगभग सेम होती है, दैट इज सीक्वल. A moral fable that has animals or inanimate objects as character. Lampoon, ode, satire, apologue. ये एक पूछा भी गया था. तो जिसमें एनिमल जो है कैरेक्टर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? एनिमल्स बीस्ट फेबल भी कहा जाता है, और उसका दूसरा जो नाम है वो है एप्लॉग. बीस्ट फेबल और उसको क्या कहते हैं? एप्लॉग, जिसमें जो एनिमल्स होते हैं उन्हें ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं, दैट इज नोन एज एप्लॉग. That dash portrays heroic deeds of great heroes or warriors in a war. क्या चीज़ है जो हीरोइक डीड्स, ये पोयम में अगर कहा जाए तो जो हीरोइक डीड्स ग्रेट हीरोज और वॉरियर्स की बताता है वो कौन है? एपिक. एपिक जिसमें जो नेशनल इम्पोर्टेंस रखते हैं, जिसमें एक हीरो होता है, हीरो की कहानी जो है वो हीरो के एडवेंचर्स के बारे में बताया जाता है. इसमें एपिक सिमिलीज का यूज़ किया जाता है. जो इसका है, इसको जो हीरोइक कपलेट भी नाम इसी से ही पड़ा था, क्योंकि लिखने का जो तरीका होता था कपलेट फॉर्म में इन्हें लिखा जाता था. So that is epic. A sentence that uses and or any other conjunction to separate items in a series without using commas. ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका मतलब होता है कि बहुत सारे एंड को लगाना, कॉमा ना लगाना, और एंड का यूज़ करना. तो मल्टीपल कंजंक्शंस का यूज़ करना, यानी कि एक टाइम एंड यूज़ करना, दैट इज पॉलीसिंडेड. आई केम एंड आई सॉ एंड आई कंकर्ड. हालांकि उसमें वो एसेंट रिटर्न का एग्जांपल है, उसमें कॉमास लगे हुए हैं, उसमें नहीं है. तो पॉलीसिंडेटन का मतलब है कि एक सेंटेंस में बहुत सारे एंड जो हैं वो मिलेंगे, कॉमा की जगह एंड यूज करा हुआ होगा, दैट इज नोन एज पॉलीसिंडेटन. Under guise of praise, a bitter expression of strong disapproval is given. कि देखिए इसमें अंडर गाइज ऑफ प्रेज अ बिटर एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, कि किसी को इसमें जो है, अब मैं सटायर के बारे में थोड़ा सा जो है सरकाज़म के बारे में बताना चाहूँगी, और ये है सरकाज़म के बारे में थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, मुझे बड़ा मज़ा आता है. सरकाज़म वाला जो है ये बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है इन्होंने. गाइज ऑफ प्रेज, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, तो जो दिया जाता है वो क्या है? दैट इज सरकाज़म. तो सरकाज़म के बारे में ये है, सरकाज़म को समटाइम्स इट इज इक्विवेलेंट फॉर, इट इज यूज्ड इक्विवेलेंट फॉर आयनी, लेकिन ये एपरेंट प्रेज फॉर डिस्प्रेज है. और दोनों में अंतर ये है कि सरकाज़म जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, सरकाज़ीन, ये ग्रीक वर्ड है, सरकाज़ीन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टियरिंग द फ्लैश. ये इसका जो है मीनिंग होता है, टियरिंग द फ्लैश जो है वो इसका टू टियर फ्लैश या टियरिंग द फ्लैश. और जो ये सरकाज़म है इसमें बहुत ज़्यादा जो है सीधा मुंह पर जो है वो डिस्प्रेस जो है वो किया जाता है. ओ यू आर गॉड्स ग्रेट गिफ्ट टू वुमेन, यू आर. तो ये सरकाज़म जो है ये इसमें बिटर एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल है. ये ग्रीक वर्ड सरकाज़ीन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू टियर द फ्लैश या टियरिंग द फ्लैश. और जो है इसमें है कि जब लगता है प्रेज के तौर पे, लेकिन बहुत ज़्यादा घनघोर बेइज्जती जिसमें करी जाती है, दैट इज सरकाज़म. ठीक है जी. It involves several points of comparison between two things. It involves several points of. जब एक कंपैरिजन किया जाता है, थ्रू आउट द पोएम वो कंपैरिजन चलता है, बहुत लंबा जो है वो कंपैरिजन होता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड मेटाफर. इसका एग्जांपल है, आप लोगों ने पोएम पढ़ी होगी वर्ल्ड विटमैन की, ओ कैप्टन माय कैप्टन. उसमें जो शिप है उसे अमेरिका कहा गया है, बताया गया है. जो कैप्टन है वो उनको, मतलब जो प्रेसिडेंट को दिखाया गया, अब्राहम लिंकन को दिखाया गया है. पूरी पोएम में वही पूरा जो कंपैरिजन है शिप का लगातार अमेरिका से और अब्राहम लिंकन को ही कहा गया. तो यहाँ पर मतलब
पूरा जब इसमें ये चलता है तो उसे क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एक्सटेंडेड मेटाफर। वो जब कंपैरिजन हुआ और खत्म हो गया तो वो नहीं है, वो सिर्फ मेटाफर है। जब थ्रू आउट द पोएम, थ्रू आउट द वर्क कंपैरिजन चलता रहे, दैट इज नोन एज एक्सटेंडेड मेटाफर। A difference between reality and expectation. A difference between reality, कह रहे हैं कुछ, मतलब है कुछ। तो ये किसका एग्जाम्पल है, आयनी का। कि Brutus says that Caesar was ambitious and Brutus is a noble man. ये लाइंस जो हैं ये एंटनी की लाइंस हैं, और जब सीजर की डेड बॉडी जो है वो रखी हुई है और ब्रूटस पहले आके ये कह गए कि सीजर जो है वो बहुत एम्बिशियस हो गया था, दैट्स व्हाई वी हैड टू किल हिम। और जब आकर एंटनी पूरी बाजी पलट देता है, कहता है कि उन्होंने अपनी जो विल है उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ रखा है। Yet Brutus says that he was ambitious and Brutus is a noble man. ये आयनी है, क्योंकि ये रियलिटी और एक्सपेक्टेशन के बीच में जो है, रियलिटी कुछ और है और रियलिटी एंड एक्सपेक्ट, तो ये रियलिटी और उसके बीच में एक डिफरेंस है। तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रियलिटी के बीच में और एक्सपेक्टेशन के बीच में एक अंतर है। कहने का मतलब कुछ, मतलब है कुछ और, तो मुंह पर कुछ और बोल रहे हैं, रियल मीनिंग कुछ और है, दैट इज आयनी। This form of poetry refrains from any musical pattern, rhyme or meter. ना तो राइम होती, ना मीटर होता, ना म्यूजिकल पैटर्न होता। वो कौन से होता, दैट इज फ्री वर्स। फ्री वर्स में ना कोई राइम स्कीम होती, ना कोई मीटर होता। ब्लैंक वर्स में आयम्बिक पेंटामीटर होता है, राइम स्कीम नहीं होती, मगर फ्री वर्स में कुछ नहीं होता, दैट इज फ्री वर्स। जितने भी मॉडर्न एज के राइटर्स हैं वो बेसिकली, जैसे टी.एस. इलियट ही हैं, उन्होंने अपनी पोएम्स में इसी फ्री वर्स को ही यूज़ किया है। किसी चीज़ तरीके का कोई बंधन में जो है उसको नहीं बांधा है। स्ट्रगल फाउंड इन अ लिटरेरी वर्क इज कॉल्ड। इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा सा, इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले इसमें मैं आपको थोड़ा सा कैरेक्टर्स वगैरह के बारे में बताना चाहूँगी। जो चीफ कैरेक्टर होता है किसी भी प्ले में, चीफ कैरेक्टर जिसे प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, हीरो या हीरोइन होता है, ठीक है। और उसके बाद जो उसका ओपोनेंट होता है उसे एंटेगनिस्ट कहते हैं, ठीक है जी। जैसे हैमलेट जो है, हैमलेट ही इज द प्रोटैगनिस्ट, अ किंग क्लॉडियस इज द एंटेगनिस्ट। अब इनके बीच में व्हाट जो रिलेशनशिप है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। जो संघर्ष का रिलेशनशिप है, जो स्ट्रगल है, वो क्या कहा जाएगा, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। ये मैं उसी में से बोल रही हूँ। कॉन्फ्लिक्ट केवल जो है वो दो कैरेक्टर्स के बीच में ही नहीं हो सकती, कॉन्फ्लिक्ट कैन बी मेंटल एज वेल। जो आपकी वट एवर यू आर थिंकिंग एंड वॉट यू वॉन्ट टू हैव, उसके बीच में जो संघर्ष हो उसे भी क्या कहा जाता है, कॉन्फ्लिक्ट। तो जो स्ट्रगल फाउंड होता है उसे क्या कहा जाता है, एक हीरो और एक प्रोटैगनिस्ट और एंटेगनिस्ट के बीच में जो संघर्ष होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। इसी से कहानी आगे बढ़ती है। आप क्या चाहते हैं और क्या हो रहा है उसमें जो आप पिसते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट। यूज ऑफ हिंट्स टू फोरटेल what will happen later in literary work। अगर आप लोगों ने रोमियो एंड जूलियट पढ़ी है तो उसमें जो जब उसकी शुरुआत होती है तो जो प्रोलॉग बोलता है कोरस, स्टार क्रॉस लवर्स, तो उससे पता चल जाता है कि फोरशैडोइंग जो है वो कही गई है कि द स्टोरी इज गोइंग टू बी ट्रैजिक। कि स्टार क्रॉस लवर्स हैं वो ऐसे लवर्स जो जिनके सितारे आपस में नहीं मिलते। तो फोरशैडोइंग का मतलब होता है कि हिंट्स देना कि आगे क्या होने वाला है। फोरशैडोइंग का अगर मैं आपको लिटरेरी वर्क के अलावा अगर आपको एग्जांपल्स दूं, अगर आप सीरियल्स वगैरह देखते हो तो उसमें दिए का बुझ जाना, कोई बिल्ली का रास्ता काट जाना, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाना, तो इससे पता चल जाता है कि जो देखने वाले हैं उन्हें पता चल जाता है कि आगे कुछ बुरा जो है वो हीरो के साथ होने वाला है या हीरोइन के साथ बुरा होने वाला है। तो ये जो चीज़ है दैट इज, ये इस हिंट्स को कहा जाता है फोरशैडोइंग। Substituting one term to another that is associated with the term, that is metonymy।
ठीक है, मेटानिमी देखिए नाम चेंज कर देना। हैव यू रेड शेक्सपियर? वर्क्स ऑफ शेक्सपियर की जगह जब आप शेक्सपियर यूज कर रहे हैं तो नाम चेंज कर देना। प्लीज एड्रेस द चेयर, चेयरमैन को नहीं, प्लीज एड्रेस द चेयर, तो दैट इज नोन एज मेटानिमी। is an extended fiction prose narrative in which extraordinary character performs improbable adventures। ये एक एक्सटेंडेड फिक्शन होता है, एक फिक्शनल प्रोज नैरेटिव होता है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर्स जो है वो इम्प्रोबेबल एडवेंचर्स करते हैं। इसका जो आंसर है वो रोमांस है। रोमांस का मतलब होता है एक जो मेन कैरेक्टर होता है, ही इज इन क्वेस्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की तलाश में होता है, उस तलाश में वो बहुत सारे ऐसे काम करता है जो देखने में लगता है कि दिस कैन टेक प्लेस, मगर वो होता है। तो एक एक्सटेंडेड फिक्शनल, एक काल्पनिक कहानी होती है जिसमें जो एक कैरेक्टर होता है वो ऐसे एडवेंचर्स करता है जो सोच भी नहीं सकते। बेसिकली वो जो है एक उसमें होता है, एक खोज में होता है। किंग आर्थर की जो कहानियां हैं दे आर नोन एज रोमांसेस। चेंज ऑफ द यूजुअल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन पोइट्री, जब यूजुअल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को चेंज कर दिया जाता है उसे इन्वर्जन जो है वो कहा जाता है। हियर डाउन गोज द ट्रेन गोज डाउन की जगह डाउन गोज द ट्रेन, तो इसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज इन्वर्जन। A novel in which character development has little importance and exciting events are more important। एक ऐसा नॉवल जिसमें कैरेक्टर्स को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है और एक्साइटिंग इवेंट्स ज़्यादा होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दे आर नोन एज एडवेंचर नॉवेल्स। रोमांचक कहानियाँ, सेंसेशनल नॉवेल्स में तो कैरेक्टर्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है। एडवेंचर नॉवेल्स होते हैं जिनमें कहानी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और कैरेक्टर्स को कम। दैट इज एडवेंचर नॉवेल्स। imitation of an action that is serious has magnitude as incomplete in itself, ये एरिस्टोटल की ट्रेजेडी की डेफिनेशन है। दिस डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय एरिस्टोटल इन हिज पोएटिक्स। तो ये ट्रेजेडी की है, ट्रेजेडी जो कि बहुत सीरियस होती है, कंप्लीट होती है, मैग्नीट्यूड होती है, गंभीर होती है, और एक एक्शन का इमिटेशन होता है। हीरो जो होता है वो अपर क्लास को बिलोंग करता है, जो इसका फंक्शन होता है वो कैथारसिस होता है, जो फीलिंग्स होती हैं पिटी एंड फियर होती। ओपनिंग ऑफ अ स्टोरी नरेटिंग द बैकग्राउंड डिटेल एंड सेटिंग, जब किसी कहानी को कोरस के द्वारा बताया जाता है या कोई कोरस के द्वारा ही बताया जाता है, बैकग्राउंड डिटेल और सेटिंग वगैरह बताई जाती है कि जैसे अगर इसमें एक एग्जांपल दूं कि पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर जो शेक्सपियर का प्ले है, उसमें जो हर उसको जो बताते हैं वो गवर बताते हैं, 14वीं सेंचुरी के पोएट, उनको उन्होंने कोरस के रूप में लिया है। तो वो क्या बताते हैं? वो प्रोलोग बोलते हैं, हर उसमें प्रोलोग बोलते हैं हर एक्ट में। तो जो स्टोरी के बारे में बताना, थोड़ा सा बैकग्राउंड डिटेल बताना, सेटिंग के बारे में बताना, दैट इज प्रोलोग। एपिलोग अंत में बोला जाता है। To ridicule a style or subject matter of a literate form by treating the exalted in a trivial way or vice versa, that is called। To ridicule a style or subject matter of literary form, किसी चीज को, किसी स्टाइल को, किसी सब्जेक्ट को, जो एक एलिवेटेड स्टाइल को, एलिवेटेड सब्जेक्ट को, उसको बहुत ही ट्रिवियल वे में, तुच्छ वे में इसको यूज करना, दैट इज कॉल्ड बर्लेस्क। दैट इज बर्लेस्क। जैसे हुडी ब्रास है तो बर्लेस्क है कि किसी स्टाइल को इमिटेट करना। इसमें भी मैंने इसका बर्लेस्क का लिखा है, तो मैं आपको इसके बारे में भी जरूर बताऊंगी। मैं भैया रेफरेंस बुक अपनी एक ही रखती हूँ, तो मैं आपको बर्लेस्क के बारे में बताऊंगी। क्या है बर्लेस्क? इट्स एन इनकॉन्ग्रुअस इमिटेशन, दैट इज, इसका मतलब ये है इट इमिटेट्स द मैनर, फॉर्म एंड स्टाइल को इमिटेट करता है, और एल्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सीरियस लिटरेरी वर्क और लिटरेरी जॉनरा, किसी सीरियस वर्क और जॉनरा को इमिटेट करता है, मगर इमिटेशन को, इट मेक्स द इमिटेशन अम्यूजिंग
by ridiculous disparity between the manner and the matter, कि जो तरीका होगा वो बहुत हाई फाई होगा मगर लिख जो मैटर होगा वो उतना ही ट्रिवियल होगा, दैट इज बर्लेस्क. एंड इसके अलावा इट्स अ फॉर्म ऑफ सेटायर एज वेल, तो सेटायर भी है. हालांकि बर्लेस्क, पैरोडी एंड ट्रेवेस्टी को कुछ लोग सब सेम ही समझते हैं, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ये है बर्लेस्क, तो इसका आंसर है बर्लेस्क. That's dash is a satiric imitation of an artist's work in order to ridicule the author, his work or ideas. वही सेम चीज आ गई कि पैरोडी है, उसे कहते हैं पैरोडी. इसके बारे में भी है, इसमें मैं आपको पैरोडी के बारे में बताऊं. वैसे तो पैरोडी के बारे में ये होता है कि इसका जो डेफिनेशन है वो मैं बताऊंगी कि ये इमिटेट्स द सीरियस मैनर एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क, किसी पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क को इमिटेट करता है. डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑथर and deflates the original by applying the imitation to a lowly or comically inappropriate subject. कि ये जो है deflates the original. Deflate, inflate का मतलब फुलाना, deflate मतलब उसको फुस कर देता है बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही inappropriate subject को यूज करते हैं. जैसे कि जॉन फिलिप्स का इसमें वो दिया गया है. जॉन फिलिप्स द स्प्लेंडिड शिलिंग parodied the epic style of John Milton's Paradise Lost. बहुत अच्छा इसका बारे में बताया गया है कि जॉन फिलिप्स का जो स्प्लेंडिड शिलिंग है ये पैरोडीड द एपिक स्टाइल ऑफ जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बाय एग्जैजरेटिंग इट्स हाई फॉर्मेलिटी एंड अप्लाइंग इट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टैटर्ड पोएट कंपोजिंग इन अ ड्राफ्टी एटिक. हेनरी फील्डिंग ने पैरोडी करी है जोसेफ एंड्रयूज में एंडरसन की सैमुअल रिचर्डसन की नॉवल पेमेला की. तो ये पैरोडी होती हैं, किसी एक के स्टाइल को इमिटेट करना और उसका मजाक उड़ाना, दैट इज नोन एज पैरोडी. तो अभी शिलिंग का बताया मैंने जैसे, और ये शिलिंग वाला जो मैंने अभी आपको बताया द स्प्लेंडिड शिलिंग जो कि है जॉन फिलिप्स का, और सैमुअल रिचर्डसन की पैमेला का तो को पैरोडी करा है जोसेफ एंड्रयूज में बाय हेनरी फील्डिंग. तो दैट इज पैरोडी. A novel in which everything goes wrong in order to create a perfect society. आप लोगों ने एक नॉवल इस तरीके के फ्यूचर के नॉवेल्स लिखे जाते हैं जिसमें ऑपरेशन बहुत ज़्यादा जो है ऑप्रेस्ड जो गवर्नमेंट दिखाई जाती है, द पीपल आर इन कंट्रोल ऑफ जो है डेस्पो. और एक फ्यूचर का एक ऐसा सीन दिया जाता है वेयर एवरीथिंग इज ग्रिम, फ्यूचर बहुत ग्रिम दिखाया जाता है. तो उसे ऐसे नॉवल को क्या कहते हैं? डिस्टोपियन नॉवल. इसका एक एग्जांपल है जैसे ब्रेव न्यू वर्ल्ड, एल्डस हक्सले का है. जॉर्ज ऑरवेल का है 1984 जिसमें एक बिग ब्रदर है, वो सबको अपने सर्विलांस में जो है वो रखता है. तो ऐसा नॉवल जो फ्यूचर की एक ग्रिम इमेज को दिखाता है कि फ्यूचर में आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन नॉवेल्स को क्या कहा जाता है? डिस्टोपियन नॉवल, वेयर एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, इज इन ऑर्डरली, जहां सब चीज बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, द स्टेट इज परफेक्ट, दैट इज जो यूटोपियन नॉवेल्स. और जहां एवरीथिंग इज इन ऑर्डरली, दैट इज डिस्टोपियन नॉवल. जो भी मैंने ब्रेव न्यू वर्ल्ड बताया और जॉर्ज ऑरवेल का 1984, ये एग्जांपल्स हैं डिस्टोपियन नॉवेल्स के. Now the next question is, the reality that we feel in characters and actions in a literary piece is. The reality that we feel in characters. जब जैसे आपको इसका एग्जांपल मैं देती हूँ, आप कोई कहानी पढ़ते हैं, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं, अगर उसके साथ फोटोज भी लग जाती हैं तो आप क्या करते हैं कि उसमें ना आपको उन कैरेक्टर्स को देख के एक रियलिटी सी लगने लगती है कि जैसे सच में ये घटना आपके सामने घट रही है. अगर आप पैराडाइज लॉस्ट पढ़ रहे हैं और पैराडाइज लॉस्ट आप एक ऐसी बुक में पढ़ते हैं साधारण सी जिसमें बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे से उसमें लिखे हुए हैं, तो आपको उसमें इतना वो नहीं आएगा. लेकिन अगर कैरेक्टर्स के रूप में जैसे एडम एंड ईव को फोटो लगाया, सैटर्न का सरपेंट के रूप में दिखाया गया, गॉड को बिल्कुल जो है इस बहुत ही खूबसूरत से उसमें फॉर्म में दिखाया गया, तो वो चीज़ जो है ना वो एक रियलिटी सी लगती है. तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है वेरिसिमिलिट्यूड.
वेरिसिमिलिट्यूड का मतलब होता है कि जो हम कैरेक्टर्स और एक्शंस में जब हमें सिमिलैरिटी दिखती है विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स, विद द हेल्प ऑफ एनीथिंग, विद द हेल्प ऑफ वर्ड पिक्चर्स, तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज वेरिसिमिलिट्यूड. दैट इज वेरिसिमिलिट्यूड. A song like poem that express the feelings and emotions of a particular person is known as. एक song like song को कहते गए जिसमें एक लायर के एक लिरिक कहते हैं उसे, जो एक सिंगल इमोशन को बताता है, उसे क्या कहते हैं? लिरिक. ओरिजिन है ग्रीस. A poem that presents a long or short story. एक पोयम जो कहानी कहती हुई पोयम होती है उसे क्या कहते हैं? कहानी कहती हुई पोयम को कहते हैं नैरेटिव पोम. That is narrative poem. Now, question number 28. A work of literature that treats a serious subject frivolously. अभी आपको तीनों ही आ गए. सटायर भी आ गया, पैरोडी भी आ गई, सरकास्म भी आ गया, ट्रेविस्टी भी आ गई. A work of जो एक सीरियस सब्जेक्ट को बहुत ही जो फूअड़ उसकी जो पैरोडी होती है, बहुत ही फूअड़ पैरोडी जो होती है, एक वर्क ऑफ लिटरेचर को जो बहुत जो है फ्रिवलसली ट्रीट करता है, उसे क्या कहते हैं? ट्रेविस्टी. और इसके बारे में भी मैं आपको ट्रेविस्टी के बारे में ही बताना चाहूँगी. Travesty mocks a particular work by treating its lofty subject in a grotesquely undignified manner and style. थोड़ा थोड़ा ही अंतर है सब में. Travesty जो होता है वो एक पर्टिकुलर वर्क का मजाक उड़ाता है बहुत ही ज़्यादा भद्दे तरीके से, बहुत ही फूअड़ तरीके से. जैसे कि एक जो ट्रेवेस्टी है, न्यूयॉर्कर वंस पब्लिश्ड a travesty of Hemingway's novel Across the River and Into the Trees का Across the Street and Into the Bar. और एक फिल्म है जो ट्रेविस्टी है, बहुत ही भद्दा फूअड़ जो है उसकी पैरोडी है. यंग फ्रैंकेनस्टीन इज अ ट्रेविस्टी टू मैरी शेलेज नॉवल फ्रैंकेनस्टीन. तो एक वर्क ऑफ लिटरेचर जो बहुत ही फूअड़ जो है किसी चीज को, एक सब्जेक्ट को इमिटेट करता है, उसकी बहुत ही फूअड़ पैरोडी जो है बनाता है, उसे दैट इज नोन एज ट्रेविस्टी. Now the next question is pulp fiction is. Pulp fiction जो होता है वो बहुत सारे लोगों को जो है फॉकनर जो है पल्प फिक्शन लिखा करते थे, बहुत विच मास मार्केट आए जनता में जाते ही जो है बहुत फेमस हो जाए कि जो एक ऐसी नॉवेल्स, ऐसा वर्क जो चाहते हैं हॉट केक्स की तरह बिके. ऑब्वियसली इसके लिए पल्प फिक्शन में ऐसे ऐसे सेंसेशनल इवेंट्स डालने पड़ते हैं, जैसे कि भाई जो रेक्विएम ऑफ अ नन और इस तरीके की नॉवेल्स जो हैं वो पल्प फिक्शन में आती हैं, जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे. तो चाहे उसमें जो है एक फॉल की कहानी हो या रेप हो, कुछ इस तरीके के जो नॉवेल्स होते हैं दे जो बहुत ज़्यादा सनसनी क्रिएट करते हैं, दैट इज नोन एज पल्प फिक्शन. A novels which are produced for the mass market. A narrative fiction that captures continuous flow of characters' mental process. ये पहले भी मैंने करवाया है से, जब एक इंटीरियर डायलॉग जो है वो चलते रहते हैं, एक ऐसी कहानी जिसमें इंटीरियर डायलॉग चलते रहते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा विचार जो है वो आता रहता है, उसे क्या कहते हैं? दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक. वो टेक्निक कहलाई जाती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक. ये हुए 30 क्वेश्चंस लिटरेरी टर्म्स के. 30 क्वेश्चंस हुए हैं. अब 10 ही क्वेश्चंस जो है मैं वर्ल्सवर्दी जी के करवा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग जो है वो हो जाएगा, तो इसीलिए मैं 10 क्वेश्चंस करवा देती हूँ, बाकी के कल करवा दूंगी. तो चलिए, ये जॉन गॉल्सवर्दी मॉडर्न एज के राइटर, उनका जो वर्क है द शो किस पर सेटायर है? ये कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से लिए. द शो इज अ सेटायर ऑन. शो जो सेटायर है वो किस पर है? दैट इज ऑन जर्नलिस्ट. ये जर्नलिस्ट के ऊपर जो है वो दैट इज अ सेटायर ऑन जर्नलिस्ट. जो उनका वर्क है शो, इट इज अ सेटायर ऑन द जर्नलिस्ट.
Now the next question is the escape depicts the pitiable condition of escape। जो उनका वर्क है उसमें उन्होंने दिखाया है कि जो लोग जेल में अपनी सजा काट के आते हैं उसके बाद उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, उनके ऊपर एक अपराधी का ठप्पा लग जाता है और किस तरीके से हर जगह से उनको रिजेक्ट किया जाता है। तो एस्केप डिपिक्ट्स द पिटिएबल कंडीशन ऑफ द पर्सन्स हु कम आउट फ्रॉम द जेल आफ्टर कंप्लीटिंग देयर टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। So that is B. Now question number 33, the skin game brings out the conflict between industrialists of different industries, landed aristocrats and the industrialists and the bureaucrats, different political parties। जो इनका स्किन गेम जो वर्क है उसमें इन्होंने दिखाया है कि जो एरिस्टोक्रेट्स हैं और जो नए नए बने हुए जो नोव्यू रिच है, पवेनूस जिन्हें कहते हैं, उनमें और लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स में क्या जो डिफरेंस है वो दिखाया गया है। तो स्किन गेम जो है दैट इज लैंडेड एरिस्टोक्रेसी एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड नोव्यू रिच के बारे में वैसे बताया गया। द लॉयल्टीज एक्सपोजेस क्लैश ऑफ लॉयल्टीज टूवर्ड, जो इनका वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज में से एक है लॉयल्टीज का बहुत फेमस डायलॉग है, द लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर, different social classes, regional affiliations, different benefactors who are opposed to each other, different religious sects। ये कहानी जो है ज्यूज और क्रिश्चियंस के लॉयल्टीज के ऊपर जो है वो उसमें बताया गया है। तो ये डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स को बताती हुई है लॉयल्टीज, डिफरेंट बेनिफैक्टर्स हु आर अपोज्ड टू, तो ये डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स को बताती हुई है। द प्ले जस्टिस इज अ सटायर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम इसकी बात करें तो जस्टिस जो सटायर है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के ऊपर है, लीगल ट्रायल के ऊपर है, सिस्टम ऑफ इम्प्रिजनमेंट पे नहीं है, लीगल ट्रायल पर है, और इसके अलावा वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे है। तो इसमें जो इनमें सही आंसर है दैट इज द सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल। गोल्सवर्दी राइट्स जोसलीन वॉज अ, गोल्सवर्दी का जो नॉवल है जोसलीन इज अ नॉवल, दैट्स अ नॉवल।